नमस्कार विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर सेकंड वेव एंड ऑसिलेशंस में हमने पिछले अपने व्याख्यानों के द्वारा ऑनलाइन वीडियो के रूप में जो प्रथम इकाई थी उसको पूर्ण कर लिया है। आज हम द्वितीय इकाई यूनिट सेकंड को शुरू कर रहे हैं और यूनिट सेकंड में हम वेव्स के बारे में स्टैंडिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव, वेव नेचर, इन सब बातों को सीखेंगे। सबसे पहले हम वेव मोशन को जानने का प्रयास करते हैं। वेव मोशन एक बहुत ही सर्वप्रचलित शब्द है जिसको हमने अपने जीवन में कई बार सुना हुआ है और वेव मोशन के अनेक उदाहरण हम अपने डेली रूटीन लाइफ में देखते भी हैं। आपको ध्यान होगा कई बार बचपन में आपने जैसे किसी तालाब का पानी शांत है और उस पर कहीं दूर बैठे बैठे एक कंकड़ आपने फेंक दिया, तो जब आप उस पर कंकड़ फेंकते हैं तो पानी की सतह पर आपने कुछ हलचल को नोट किया होगा और आपने ये देखा होगा कि पानी की सरफेस पर जहाँ उस पत्थर का कांटेक्ट होता है उस जगह पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है और यह जो डिस्टरबेंस क्रिएट है, यह डिस्टरबेंस कुछ आगे गति करता है और आगे गति करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। ऐसा हमने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया है। अब मान लीजिए इस वाटर सरफेस पर जहाँ पर कि डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है वहाँ पर यदि हम कोई कॉर्क रख दें तो हमने यह भी अनुभव किया है कि उस स्थिति में कॉर्क अपने स्थान पर ऊपर नीचे होगा और डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा होगा। इस उदाहरण से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, संचरित हो रही है और जो कॉर्क है वह अपने स्थान पर ही ऑसिलेट कर रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है इस उदाहरण से कि इस तरह की जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में पार्टिकल ऑफ द मीडियम्स, माध्यम के जो कण हैं वो अपने स्थान पर ही कंपन करते रहते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि माध्यम के जो कण हैं वो अपने स्थान पर रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं होता और जो डिस्टरबेंस है वो आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी के लिए वेव्स एक तरीके से कैरियर का कार्य कर रही है, अर्थात ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है वह ऊर्जा का स्थानांतरण तरंगों के माध्यम से हो रहा है। हम क्या कह सकते हैं
Basically, wave motion is nothing except a disturbance in media which propagate with certain velocity. उसकी कुछ निश्चित वेग है और उससे वह आगे गति करता है. हमने फिजिक्स में जो अपना यूनिट 1 है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद आपको कपल्ड ऑसिलेटर की जानकारी दी थी और मैंने बताया था कि कपल्ड ऑसिलेटर में मान लीजिए n ऑसिलेटर्स हैं, एक सीरीज है जिनकी संख्या n है. तो हमने उसमें देखा था कि दोलक तो अपने स्थान पर ही रहता है और जो स्थानांतरण हो रहा है वह केवल ऊर्जा का हो रहा है. प्रथम दोलक से द्वितीय, फिर तृतीय पर, और इस प्रकार से ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है और दोलक अपने स्थान पर बना हुआ है. और इस तरह की जो प्रक्रिया है वह वेव मोशन कहला रही है. वेव मोशन, तरंगति के आधार पर हम तरंगों को दो प्रकार में बांटते हैं. पहला प्रकार है मैकेनिकल वेव और जो दूसरा प्रकार है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है. हम मैकेनिकल वेव को सर्वप्रथम सीखने का प्रयास करते हैं क्योंकि द्वितीय इकाई में हम सबसे ज़्यादा जो डील करेंगे वो मैकेनिकल वेव को करेंगे और यूनिट 3 में लास्ट चैप्टर के रूप में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अध्ययन करेंगे. मैकेनिकल वेव एक तरीके से पीरियोडिक डिस्टरबेंस है और इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इस माध्यम में इलास्टिसिटी का भी गुणधर्म होता है और इनर्शिया भी होता है. इलास्टिसिटी का गुणधर्म किस लिए? इलास्टिसिटी का गुणधर्म इसलिए कि जब माध्यम का कण अपनी विस्थापित अवस्था से पुनः माध्य अवस्था में लौट सके, इसलिए इस माध्यम में इलास्टिसिटी का गुणधर्म भी होना चाहिए. माध्यम में इनर्शिया का भी गुणधर्म होना चाहिए, कारण माध्यम का कण अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे. अतः ऐसे माध्यम में इलास्टिसिटी, इनर्शिया के गुणधर्म होने चाहिए. साथ में ही यह भी एक आवश्यक शर्त है कि रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, सो दैट एनर्जी लॉसेज में भी मिनिमम, ऊर्जा की जो हानि है उनके मान भी कम हो सके. इस तरह के जो उदाहरण हैं मैकेनिकल वेव के, वो वाटर सरफेस पर वेव है, साउंड वेव्स हैं और वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग की जो उदाहरण हैं वह भी मैकेनिकल वेव ही कहलाती है. हम मैकेनिकल वेव को दो तरंगों में, दो वर्गों में बांट सकते हैं. पहला वर्ग अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है, द्वितीय अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है. ये जितनी बात आपसे की जा रही है उन सब में और उन सब से अपने पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पत्र के जो पार्ट ए है उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हमको मिलते रहते हैं. अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा से आप परिचित हैं कि यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ये जो तरंगें हैं अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं. ये तरंगें उन माध्यम में संचरित होंगी जिनमें कि रिजिडिटी का गुणधर्म हो. इस तरह की जो तरंगें हैं
वो क्रेस्ट और ट्रफ, सुरंग और गर्त के रूप में संचरित होती हैं। सुरंग और गर्त दोनों ही स्थान पर माध्यम में जो कण का विस्थापन है वो अधिकतम होता है, हालांकि वह विपरीत दिशा में होता है। अब हम अनुदैर्ध्य तरंग को याद करें। यदि तरंग में माध्यम के कण संचरण की दिशा के अनुदिश ही कंपन करें तो वह तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएंगी। और इस तरह की जो वेव्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में गति कर सकती हैं। इस तरह की तरंगों की गति के बाद हमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिलते हैं, संपीड़न और विरलन प्राप्त होते हैं। अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न तथा विरलन के रूप में गति करती है। वेव्स का जो दूसरा प्रकार है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसा मैंने कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अपनी तृतीय इकाई के अंतिम चैप्टर में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। लेकिन ये तरंगें उस प्रकार की हैं जिनमें कि कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं। उदाहरण के लिए लाइट वेव, एक्स रेज, गामा रेज, हीट वेव, अनेक इस प्रकार के उदाहरण हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव हैं वो नेचर में ट्रांसवर्स कैरेक्टर की होती हैं। इस सब के अध्ययन के बाद हमें इस यूनिट सेकंड में अनेक छोटे छोटे शब्द हैं जिनकी परिभाषा को याद रखना चाहिए, जिस टर्म को हमें समझना चाहिए और उन शब्दों से हम परिचित भी हैं। जैसे विस्थापन, क्योंकि इन शब्दों में से परीक्षा में कई बार छोटी छोटी डेफिनेशन आती रही हैं। जैसे हम विस्थापन की बात करें तो माध्यम के कण की उसकी माध्य अवस्था से दूरी को उस क्षण पर विस्थापन कहेंगे। यदि हम आयाम को याद करें तो माध्यम के कण का माध्य अवस्था से अधिकतम जो विस्थापन होगा वह उसका आवर्तकाल कहलाएगा। ये जो भी मैं शब्द ले रहा हूँ आप इनसे पूर्व परिचित हैं, मैं केवल आपको स्मरण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आवर्तकाल, तरंग संचरण में माध्यम के कण द्वारा एक कंपन को पूर्ण करने में किया गया जो समय है वह आवर्तकाल कहलाएगा। आवृत्ति, तरंग संचरण में माध्यम के कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहेंगे और आवृत्ति का मान 1/t होता है। तरंगदैर्ध्य, माध्यम में तरंग के दो क्रमागत सुरंग अथवा गर्त हैं, या अगर हम अनुदैर्ध्य तरंग की बात कर रहे हैं तो दो क्रमागत संपीड़न अथवा विरलन के जो बीच की दूरी है वह तरंगदैर्ध्य कहलाएगी। ध्यान रहे, टाइम पीरियड में जो दूरी तय की जाती है वह दूरी तरंगदैर्ध्य होती है। अब हम फेज की बात कर सकते हैं। कला, यह वह राशि है जिसके द्वारा माध्यम के कंपित कण की साम्य अवस्था से स्थिति अथवा गति को व्यक्त करता है। हम जनरली फेज को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि दो कणों के मध्य फेज डिफरेंस 2π का पूर्ण गुणज है तो हम कहेंगे कि ये समान कला में है, और यदि पाई का विषम गुणज है तो हम बोलेंगे कि ये विपरीत कला में है। आप जानते हैं, दो निकटवर्ती समान कला में कंपन करने वाले कणों के मध्य की जो दूरी होगी वह दूरी तरंगदैर्ध्य के बराबर ही होगी। ये छोटे छोटे से शब्द हैं जिनसे आप परिचित हैं, लेकिन आपको इसलिए स्मरण किया जा रहा है क्योंकि पार्ट ए में मैंने विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र देखे हैं, उनमें इनको पूछा गया है। कण का वेग तरंग संचरण के समय माध्यम के कण के विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है वह पार्टिकल वेलोसिटी कहलाती है। उसी प्रकार से तरंग का वेग
1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग का वेग कहलाती है। आप जानते हैं आवर्तकाल के बराबर समय हो जाने पर जो तय की गई दूरी है वह दूरी तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। अतः 1 सेकंड में तय की गई दूरी λ/t होगी। देयरफॉर वेव वेलोसिटी v = λ/t। और हम जानते हैं 1/t = न्यू होता है, देयरफॉर v = न्यू λ। एक पॉपुलर फार्मूला है जिससे आप परिचित हैं। उसी प्रकार से कोणीय आवृत्ति, समय के साथ माध्यम के कण की कला में जो परिवर्तन की दर है हम उसको कोणीय आवृत्ति कहते हैं। ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा को 2π/t अथवा ओमेगा = 2π न्यू लिखते हैं। एक शब्द और है जिसे हम वेव नंबर कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं, जिसका अर्थ है एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या। एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या वेव नंबर कहलाएगा। न्यू बार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और हम जानते हैं कि लैम्डा दूरी में केवल एक तरंग समावेशित होती है। देयरफॉर नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ = 1/λ। देयरफॉर न्यू बार = 1/λ। यह जो 1/λ है यह तरंग संख्या कहलाएगी। ये छोटे छोटे जो पदों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आगे इनका मैं उपयोग करने वाला हूँ। तरंग संचरण नियतांक, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इकाई दूरी पर स्थित कंपित कणों के मध्य कालांतर को प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं और इसका मान 2π/λ के इक्वल होता है। यदि हम तरंगाग्र की बात करें, वेव फ्रंट की बात करें, तो वेव फ्रंट क्या है ये हमें समझना चाहिए। कई बार स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करेंगे, कई बार सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करेंगे, कई बार प्लेन वेव फ्रंट की बात करेंगे। तो एक बार इस शब्द को हम समझ लें जिससे बाद में इसको समझाना हमें नहीं पड़ेगा। तरंग संचरण की अवस्था में माध्यम में ऐसे तल की कल्पना हम कर सकते हैं जिन पर प्रत्येक तल में स्थित कण समान कला में कंपन करते हैं। बेसिकली वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच वाइब्रेट इन सेम फेज। समान कला में कंपन करते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिएगा कोई सोर्स पॉइंट है तो उसके जो नियर होगा उस तरंगाग्र वेव फ्रंट की आकृति गोलाकार होगी और जो वेव जनरेट होगी उसे हम स्फेरिकल वेव कहेंगे। अब मान लीजिए पॉइंट सोर्स के स्थान पर कोई लाइन सोर्स है तो जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। और यदि हम कहें कि कोई पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स से अधिक दूरी है पर वेव फ्रंट की जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा होगी, और यदि सोर्स से बहुत अधिक दूरी पर है तो हम वेव फ्रंट को एक प्लेन वेव फ्रंट मान सकते हैं। तो तरंगाग्र को परिभाषा को हम समझ सकते हैं। तरंग संचरण की अवस्था में माध्यम में ऐसे तल की हम कल्पना करते हैं जिसको हम तरंगाग्र कहते हैं, जिसमें प्रत्येक तल में स्थित कण समान कला में कंपन करते हैं। और एक अंतिम शब्द और जिसका भी हम कई जगह प्रयोग करेंगे वह है तरंगों की तीव्रता। तरंगों की तीव्रता का अर्थ है कि माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में तरंग संचरण की दिशा के अविलंबित गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा। और हम इसको गणितीय रूप में इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि I इज़ द रेशो ऑफ पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ वेव फ्रंट। स्रोत की कितनी शक्ति है और वेव फ्रंट का क्या सरफेस एरिया है। मान लीजिए पावर P है और सरफेस एरिया 4πr² है, तो P और 4πr² इन दोनों का जो अनुपात है वह अनुपात तरंगों की तीव्रता के रूप में कहलाया जाएगा। इन शब्दों को, इन सभी टर्म को आप अच्छे से समझ लें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।